नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉली चर्चा। एडमिशन सीजन चल रहा है और ऐसे में हजारों स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर, प्रिंसिपल ऑफ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताकि वो हमें ARSD के बारे में और जानकारी दे पाए। सर, पॉली चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो सर, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं कॉलेज को, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जी, तो सर पहला सवाल है कि ARSD कॉलेज ने लगातार NIRF रैंकिंग्स में टॉप 10 कॉलेजेस में अपनी जगह बनाई है। इस उपलब्धि के पीछे कॉलेज की कोर स्ट्रैटेजी और विजन क्या रहा है? और ये एक सामूहिक प्रयास है और आपने सही कहा। जब से NIRF रैंक शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक हम लोग टॉप 10 कॉलेज के अंदर रहे हैं और इसके लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारी नीतियां हैं, वो ये है कि हम लोग विद्यार्थियों को केंद्र में रख करके ही काम करते हैं जी। और उनके साथ जो हमारे शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, जो उनकी मेंटरिंग करते हैं, तो किस तरह से अंडर ग्रेजुएट बच्चों के साथ हम क्या क्या नया कर सकते हैं, क्या रिसर्च को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, जो ये सब नए फील्ड हैं जो पिछले एक दशक से अब शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से अंडर ग्रेजुएट लेवल पे चर्चा में आए हैं, तो इनको हमने केंद्र में रखा है। और NIRF रैंकिंग के जो पैमाना है, जो उसके मूल्यांकन का मापदंड है, तो उसको तो नेचुरली हर संस्थान अपनी नीतियों को बनाते हुए केंद्र में रखता है, तो हमने भी रखा। लेकिन मैं मानता हूँ कि केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होते, नीति से काम नहीं चलता है। नीति के क्रियान्वयन करने वाले जो लोग हैं, खास करके हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, या जो विद्यार्थी हैं जो उसका अनुपालन करते हैं, या जो हम पॉलिसी बनाते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उसको लागू करने में जो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी होती है या यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इन सब के सहयोग से, कॉलेज का जो एलुमनाई है, इन सब के सहयोग से ही इन उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है। और हमारी नीति इन्हीं के इर्द गिर्द बनी, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र में कॉलेज का विद्यार्थी है। जी, दैट्स अमेजिंग सर। सर, अगला सवाल ये है कि आज के टाइम पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में एक कॉमन डिस्टिंक्शन रहता है। वो डिस्टिंक्शन होता है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस को कंपेयर करने के हिसाब से। तो आपके अकॉर्डिंग आज के समय में ये डिफरेंस कितना रेलेवेंट है? देखिए, अगर मेरा मत आप जानना चाहती हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आज की तारीख में नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का अकादमिक स्तर पे कोई उस तरह से अंतर नहीं है। जी। कॉलेज लगभग सभी बराबर हैं। एक ही तरह की गुणवत्ता के, क्वालिटी के टीचर सब जगह अपॉइंट होते हैं, चूँकि अपॉइंटमेंट का तौर तरीका सब कॉलेज वही अपनाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत परसेप्शन का सवाल जरूर रहता है। कोई 100 साल या 125 साल पुराना संस्थान है, तो उन्होंने एक अपनी उपलब्धियां भी, अपनी साख भी समय के साथ समाज के भीतर कमाई है, तो वो जो अर्जित साख है या जो अर्जित परसेप्शन है, वो उनके नाम के साथ चलता है। जो साउथ कैंपस के कॉलेज हैं वो अपेक्षाकृत नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से नए हैं। जैसे मेरा कॉलेज 67 साल पुराना, 67 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है, 59 का ये कॉलेज है। लेकिन बहुत सारे साउथ कैंपस में ऐसे भी कॉलेज हैं जो हमसे भी नए हैं या उससे भी नए होंगे। तो ये तो चलता रहता है। और किसी भी कॉलेज के बारे में जो एक अवधारणा बनती है समाज में व्यापक रूप से, वो वहाँ अकादमिक जो अध्यापन है, जो क्लासरूम की टीचिंग है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से कराया जाता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो सर्वांगीण विकास हो विद्यार्थी का, अगर वहाँ पहुँचता है तो किस तरह से वो
उस कॉलेज में क्या क्या इस तरह की सुविधाएं हैं कि उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह के स्किल्स वो ले सकता है जिससे कि उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस आगे बढ़ेंगे, और क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि ये अंतर और ये जो फासला नॉर्थ और साउथ का था वो मिट गया है। और मैं तो मानता हूं कि जब से रैंकिंग आई है जी। तो रैंकिंग एक बहुत बड़ा मानदंड है जिसको केंद्र में रख करके विद्यार्थी एडमिशन जब लेने आता है तो निश्चित रूप से रैंकिंग को ध्यान में रखता है। और ये जो एक फासला था नॉर्थ और साउथ का, मेन कैंपस और आउट ऑफ कैंपस का, ये फासला रैंकिंग ने मिटा दिया है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी सर, तो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की वजह से साउथ और नॉर्थ कैंपस का डिस्टिंक्शन काफ़ी ब्लर हुआ है। तो अगला सवाल मेरा कुछ ऐसा है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास ARSD और किसी दूसरे रेप्यूटेड DU कॉलेज के बीच चॉइस हो तो आपके हिसाब से वो कौन सी बात है जो उसे ARSD चूज करने के लिए मोटिवेट करेगी? देखिए, ये तो मैं इसमें पहले तो ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी जब भी एडमिशन लेता है जी। तो उसके दिमाग में सबसे पहला तो उसका पसंदीदा विषय होता है और उस विषय के साथ वो कॉलेज का चयन करता है। अब सवाल ये है कि ये तो विद्यार्थी की अपनी पसंद है, लेकिन हाँ, अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क UGCF लागू हुआ है, उसके तहत जो भी सुविधाएं हो सकती हैं हमने करने की कोशिश की है। दूसरी बात कि क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ हमारे यहाँ रिसर्च का, इनोवेशन का, स्किल डेवलपमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का, इन सब के काफ़ी अवसर हैं। आप इसके साथ साथ बहुत सारे स्किल भी प्राप्त कर सकते हो जिससे कि आपको आगे आपके कैरियर को चुनने में मदद मिलेगी। साथ में हम बहुत सारे ऐसे अवसर उपलब्ध कराते हैं विद्यार्थी को जो मुझे लगता है बाकी कॉलेज भी कराते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी कॉलेज नहीं कराते हैं, लेकिन हम कुछ अपना डिस्टिंक्टिव काम, कुछ अलग काम करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का मुझे लगता है एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो साल में 4 दिनों का थिएटर फेस्टिवल अपना करता है जी। तो उसमें हमारे एलुमनाई भी पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे भी करते हैं, और वो बिल्कुल हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। मंडी हाउस में जा करके श्री राम सेंटर में या किसी बड़े सभागार में हम अपने नाटकों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह के अवसर, और यही वजह है कि हमारे यहाँ से इतने कम समय में राजकुमार राव जैसे एक्टर भी निकल करके सामने आए। तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि हर कॉलेज की अपनी खूबी और खासियत है। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग जो मजबूत चीज़ है वो हमारा रिसर्च है, हमारा इनोवेशन है, हमारा इकोसिस्टम है, प्लस जो यहाँ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एटमॉस्फेयर हम देते हैं। जो जिस तरह के हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो थिएटर का हो या वो कल्चरल सोसाइटी के थ्रू हो या फैशन डिजाइनिंग का हो या डिबेट का हो, डिक्लेमेशन का हो, बाकी सारे जितनी फाइन आर्ट्स का हो, हर सोसाइटी के भीतर बहुत सारी एक्टिविटीज, और साथ साथ जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, बाहर से अच्छे लोगों को बुला करके उनसे बातचीत करना या कराना, बहुत से क्रिएटिव राइटर्स को बुलाना, लेखकों को बुलाना, उनके साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराना। तो ये कुछ ऐसी लगातार चलने वाली गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से मुझे लगता है कि विद्यार्थी हमारी ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई कॉलेज के बारे में, पर अब मेरा सवाल ये है कि हर रेप्यूटेड कॉलेज को लेकर कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी होते ही है। तो आपके एक्सपीरियंस में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज को लेकर सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है और उसकी रियलिटी क्या है? देखिए, अगर ये बात कहें तो मैं बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करूंगा कि एक मिसकॉन्सेप्शन तो पहले इस कॉलेज के बारे में था। चूँकि मैं 2013 में मैं प्रिंसिपल बना इस कॉलेज का, हालांकि मैं 92 से यहाँ पढ़ाता हूँ, तो उस मिसकॉन्सेप्शन के साथ मैंने यहाँ काफ़ी समय गुजारा है। और मतलब इस कॉलेज के बारे में एक अवधारणा उतनी अच्छी नहीं थी, जो परसेप्शन कहते हैं वो परसेप्शन अच्छा नहीं था, मिसकॉन्सेप्शन था, और कहीं ना कहीं एक दोयम दर्जे के कॉलेज के रूप में लोग मानते थे। लेकिन समय के साथ
मैं ऐसा मानता हूं, हालांकि ऐसा नहीं था कि फैकल्टी तब भी यहाँ खराब थी, पढ़ाई कम होती थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जिसके कारण से मिसकॉन्सेप्शन समाज में बना हुआ था। लेकिन वो मिसकॉन्सेप्शन हमने समय के साथ पिछले 1 दशक से ज्यादा में 12-13 साल में वो मिसकॉन्सेप्शन हमने तोड़ा है और हमने स्थापित किया है कि नहीं, साउथ कैंपस के हम बेस्ट कॉलेज हो सकते हैं और हम आज की तारीख में कोई भी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है हम उसको बराबरी का टक्कर दे सकते हैं हर स्तर पे, और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और ये काम जारी है। तो एक मेरा तो दोहरा काम है, एक तरफ उस मिसकॉन्सेप्शन से लड़ना भी है जो एक भ्रांत अवधारणा समाज के भीतर, इस कॉलेज के भीतर में के बारे में बैठी हुई है, उससे भी लड़ना है, नए काम भी करना है, नए मानक तय करना है और उस पर स्थापित होना है, ताकि आगे आने वाले समय के लिए ये हमेशा याद किया जाए कि ARSD कॉलेज बेस्ट एजुकेशन सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अमेजिंग सर। सर, कुछ देर पहले आपने थिएटर और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी, तो इसमें ही थोड़ा और आगे जाते हैं। तो जैसे कि आपका खुद का जुड़ाव कला और साहित्य से भी रहा है और आप ARSD की मशहूर ड्रामेटिक सोसाइटी रंगायन के शुरुआती दिनों से भी जुड़े रहे हैं, और आज इसी मंच से जैसा कि आपने बताया कि राजकुमार राव जैसे बेहतरीन कलाकार भी निकले हैं। तो एक टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप थिएटर और कल्चरल एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप और ओवरऑल ग्रोथ में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो कितना भी कम बोलने वाला हो या वो कितना भी शर्मीला स्वभाव का हो, साई नेचर का हो, अगर उसको आप सही उसकी मेंटरिंग करते हैं और सही प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर आप मंच देते हैं, उसको अवसर देते हैं, हाँ, मेंटरिंग के साथ उसको प्रोत्साहित करना होता है, उसको हतोत्साहित नहीं करना होता है। कई बार मंच पर चढ़ने में बच्चों के पैर डगमगाते हैं तो वहाँ उनका हाथ आपको थामना पड़ता है, उनको हिम्मत देनी पड़ती है, उनके पीठ पे थपकी देनी पड़ती है कि नहीं तुम बहुत अच्छा करोगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आश्चर्यजनक परिणाम निकलते हैं। ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। यहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी थी नहीं पहले, मैं उसका संस्थापक सदस्य हूँ। जब हमने बनाया था तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी गर्ल्स को देखा, लड़कियों को देखा जो बिल्कुल क्लास में एक शब्द, मतलब एक लाइन बोलने में हिचकिचाती थी, उनको डर लगता था। और जब पहली बार उनको मंच पर हमने चढ़ाया तो उनको भय होता था, वो रोती थी कि नहीं सर हमसे नहीं होगा। और उन्होंने अभिनय किया और इतना जबरदस्त अभिनय किया, और आज की तारीख में वो लड़कियां बहुत अच्छी जगह पे अपने कैरियर में सेटल हैं। इन गतिविधियों ने उनके जीवन में उनको आत्मविश्वास दिया, उनको साहस दिया, उनको उनके भीतर निर्भयता दी, उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ, और यही कारण है कि वो आज सफल हो सके। इसलिए मैं मानता हूं कि कॉलेज के भीतर अकादमिक क्लासरूम टीचिंग और अकादमिक गतिविधियों के अलावा अगर इस तरह की गतिविधियां होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, जिसमें समाज के भीतर काम करने का अवसर मिलता है, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को समझने का अवसर मिलता है, जिसमें समाज की क्या समस्याएं हैं उसको भी समझने का अवसर मिलता है, और जहां आप अपने व्यक्तित्व को लगातार निखार सकते हो, आप कैसे धारदार हो सकते हो, कितना अच्छा बोलने की कला सीख सकते हो, कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हो, कितनी आपकी संप्रेषणीयता या आपका एक्सप्रेशन का पावर कितना पावरफुल हो सकता है, ये आप इन मंचों के माध्यम से सीखते हो। ये आपके व्यक्तित्व को बनाता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है और आपको विश्वास से भर देता है। काफ़ी शानदार सर। ऑल्दो आप खुद मेंशन कर चुके इस कॉलेज की एक और डिस्टिंक्टिवनेस के बारे में, पर फिर भी हम बोलना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर रिसर्च को पोस्ट ग्रेजुएट या PhD लेवल से जोड़ा जाता है, लेकिन ARSD अंडर ग्रेजुएट रिसर्च कल्चर के लिए भी जाना जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग UG लेवल पर रिसर्च का एक्सपोजर स्टूडेंट्स के करियर और हायर स्टडीज़ में और क्या कंट्रीब्यूट करता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च तो अब 4 ईयर प्रोग्राम में आ गया पिछले साल से, लेकिन मैंने इस पे प्रयोग 2014 से शुरू कर दिया जी। और हमारे यहाँ कई सारे स्कीम थे, इनोवेशन प्रोजेक्ट थे,
टीचर्स के अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट थे। मैंने शिक्षकों को कहा कि आप अपने साथ दो चार अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे जो अच्छे हैं, आप उनका इंटरव्यू कर लो, स्क्रीनिंग कर लो, और जो काम करने में, रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं उनको जोड़ो। मेरा ध्येय यही था कि अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अभी से रिसर्च से, इनोवेशन से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में हायर एजुकेशन के प्रति या रिसर्च के प्रति उसके मन में अभिरुचि जगेगी। और अगर वो कुछ अच्छा काम कर जाता है, उसके अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं जो हुए, ठीक है, या कुछ इनोवेटिव कर जाता है, तो उसको ख्याति प्राप्त होगी। आपका काम है प्रयास करना। आप एक दिन में किसी एक व्यक्ति को वैज्ञानिक नहीं बना सकते, लेकिन क्या पता आपके छोटे छोटे प्रयासों से कोई देश को एक बड़ा वैज्ञानिक मिल जाए, या कोई ऐसा काम कर दे जिससे देश का भला हो। तो इन्हीं सब छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर के मन में हमने इस तरह की मुहिम छेड़ी थी, और उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव मिला। अब बड़ा सुखद है कि एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, जो चौथे साल का रिसर्च का ट्रैक आया है, उससे अब इस चीज़ को और बल मिला। जो काम हम पहले ऐसे कर रहे थे, अपने एफर्ट से कर रहे थे, अब वो करिकुलम का हिस्सा हो गया है, तो उसको और आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल रही है। दूसरी बात है कि जो बच्चा रिसर्च से, इनोवेशन से, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ता है, वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में साफ होता है कि आगे जाके मुझे क्या करना है। मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे रिसर्च में जाना है। और अगर रिसर्च नहीं होगा, नए तरह के शोध नहीं होंगे, नए नवाचार नहीं होंगे, तो समाज में नई नई जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, छोटे और बड़े स्तर पे, उनका समाधान कैसे होगा? तो यदि रिसर्च से ही होगा। और रियल जो रिसर्च वही है जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनको, उनका निदान ढूंढे, और उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये प्रयास हम पहले से कर रहे थे, अब चूंकि वो करिकुलम का हिस्सा है तो उस प्रयास को और पुख्ता हुआ है हमारा, और उसको मदद मिली है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि एनआईआरएफ रैंकिंग में जो रिसर्च का पॉइंट है, उसमें ऑल इंडिया लेवल पे हमारा कॉलेज कैटेगरी में हाईएस्ट नंबर इसीलिए है क्योंकि हमने पहले से रिसर्च को केंद्र में रखा। और अगर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इस पर बल देंगे, तो मुझे लगता है ये और आगे बढ़ेगा। इसमें अभी बहुत किए जाने की गुंजाइश है। और मैं जो विद्यार्थी हमारे पिछले साल 4 ईयर में थे या जो अब आगे भी हैं, मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूं कि वो कुछ क्वालिटी का काम करेंगे, वो कुछ इस तरह का रिसर्च करेंगे जिससे समाज का और देश का भला होगा। ओके सर, कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स और अप्लाइड साइंसेस की काफ़ी प्रोग्राम्स है। आज के चेंजिंग एकेडमिक और इंडस्ट्री लैंडस्केप को देखते हुए ARSC अपने करिकुलर और टीचिंग अप्रोच को और किस तरह कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करता है ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी बन सके? हालांकि आपने रिसर्च का भी एक पॉइंट दिया, पर आप और क्या बता सकते हैं? देखिए, जो भी पाठ्यक्रम या करिकुलम, जो अप्लाइड कोर्सेज हैं या जो नॉर्मल कोर्सेज हैं, जो भी हमारे यहाँ चलते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि क्लासरूम में आप एक तो बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी है, जो पढ़ाई के लिए जो टेक्नोलॉजी, जैसा अब AI आ गया है जी, तो उससे आप बच नहीं सकते हो, उसको सीखना पड़ेगा। विद्यार्थी को भी उसका इस्तेमाल वो कर सकता है और टीचर भी कर सकता है, लेकिन हम उस पर आश्रित नहीं हो। हम अपने दिमाग से उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि वो हमारे लिए मददगार हो, बल्कि ये नहीं कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि टीचिंग और लर्निंग में जो क्लासरूम की टीचिंग है, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए, उसमें हम कितना इनोवेटिव हो सकते हैं, हम कितना उसमें नया प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि क्लास में 55 मिनट या 1 घंटा पढ़ा करके, लेक्चर दे करके ही चीज़ों को समझाया जाए, बल्कि ये भी हो सकता है हम किसी विजुअल के माध्यम से, हम किसी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, या किसी ऐसे जगह पे टूर करा करके, कुछ सर्वे करा करके, कुछ डेटा के माध्यम से, कुछ इस तरह से हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि विद्यार्थी को उसको समझना आसान हो और सीखना आसान हो। तो हमारा उद्देश्य हमेशा से टीचिंग में इस तरह के मेथड को अपनाना है जो विद्यार्थी के लिए सरल और सहज हो और उससे वो बेहतर तरीके से सीख पाए। जी सर, इसी में आपने कुछ AI पर बात कही थी, जिससे हमें एक पॉइंट मिला कि AI के कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करते हैं कि हम कितना रिस्पॉन्सिबली AI को यूज़ करते हैं। उसके लिए धन्यवाद सर।
सर, आज के स्टूडेंट सिर्फ कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स ही नहीं, बल्कि सिविल सर्विसेज और जैसा कि आपने भी कहा था, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च और हायर स्टडीज़ में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज इन अलग-अलग करियर एस्पिरेशंस को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ अलग इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 14 से ही एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट सेल है हमारे यहाँ, हम काम करते हैं। जो कंपनीज़ को बुलाने के लिए प्लेसमेंट सेल है। मैं खुद प्रिंसिपल बनने के पहले प्लेसमेंट का इंचार्ज रहा हूँ, तो वहीं से मैंने यहाँ कंपनी बुलाने के सफ़र की शुरुआत की थी। वो अब जारी है और सारे बिग कंपनी जो भी हैं वो हमारे यहाँ आते हैं और अच्छी प्लेसमेंट हमारे यहाँ होती है, तो वो तो है ही, उसमें कोई। जहाँ तक बात है रिसर्च की, तो रिसर्च का इकोसिस्टम है। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि अच्छा रिसर्च करें, आगे बढ़ें रिसर्च में, इनोवेशन में, उनके लिए हम पूरी सुविधा देते हैं। और उसके लिए छोटे छोटे लैब्स बना करके हमने अपने टीचर्स को इंडिविजुअल लैब्स दिए हैं, जहाँ स्टूडेंट काम कर सकता है। हमारे यहाँ समर वेकेशन के दरमियान जो भी विद्यार्थी हमारे टीचर के मेंटरशिप में अगर रिसर्च करना चाहता था, तो उसके लिए लैब खुले थे। वो यहाँ आकर के उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके उनके साथ काम कर सकता था या कर सकता है। तो ये इस तरह की सुविधाएं हैं। उसके अलावा जो जहाँ तक बात है कि स्किल डेवलपमेंट की या एड ऑन कोर्स की, वो सभी लगातार हम लोग हमारे यहाँ, जैसे थिएटर को लेकर के, फॉरेंसिक साइंस को लेकर के, एआई को लेकर के, एआई पे जो मैंने बात की, मेरे पिछले साल कई सारे प्रोग्राम स्पेशली लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट कोर्स करवाए एआई से रिलेटेड। हम अपने शिक्षकों को भी सिखवाते हैं, स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। और मेरा तो टारगेट ये है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी से या किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से आपको बचना नहीं है। हम बल्कि भविष्य में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे एक यहाँ सेंटर ऑफ फॉर एक्सेलेंस खोलना चाहते हैं, ताकि उसमें और अच्छा हम काम कर सकें। तो उससे बचना नहीं है, हमको ये देखना है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे हो और इसका क्रिएटिव इस्तेमाल कैसे हो, जिससे कि हमारे हमारा जो शिक्षण है, हमारी जो टीचिंग है, उसके जो उसके मूल तत्व हैं वो बचे रहें। और उसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल से हम किस तरह से विद्यार्थी के लिए चीज़ों को सुलभ बना सकें, तो ये हमारा फोकस है। जी, तो सर एकेडमिक्स और करियर एस्पिरेशंस के अलावा भी स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी काफ़ी क्यूरियस रहते हैं। तो क्या आने वाले समय में हॉस्टल फैसिलिटीज़ या किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्लानिंग है? हाँ, बिल्कुल है। उसके पहले कुछ बातें छूट गई थी पिछले आपके प्रश्न से, जैसे सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं या हमारे यहाँ कोई डिफेंस का एस्पिरेंट है, तो हमारे यहाँ उन सब के लिए सोसाइटी बनी हुई है, स्पर्धा के नाम से है। जो हमारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस के लिए कि सिविल सर्विस कोई देना चाहता है, तो वहाँ बुला करके जो हमारे सफल विद्यार्थी हमारे कॉलेज के हैं या ज़िंदगी में जो इस तरह की परीक्षाओं में जो सफल लोग हैं, उनको भी हम बुला के इंटरेक्ट कराते हैं। हमारी एक लंबी श्रृंखला है हमारे पुराने विद्यार्थियों की, जो डिफेंस में वो सब ऑफिसर्स हैं, तो उनको बुला करके हम अभी के जो हमारे बच्चे हैं उनको हम ट्रेनिंग दिलाते हैं। उसके लिए भी बाकी भी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी हम ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप और का एक इकोसिस्टम पहले से बना हुआ है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हमारे यहाँ पहले से है, जो एमएसएमई जो भारत सरकार का मंत्रालय है उसके साथ एमओयू करके हमने अपने कॉलेज में 2014 में खोला था। और उसके साथ हमारे कुछ स्टार्टअप्स पहले भी शुरू हुए थे, हालांकि कोविड के दरमियान कुछ थोड़े से वो मंद पड़ गए, लेकिन अभी भी हमारे विद्यार्थी जो यहाँ से निकले हैं वो अपना नया स्टार्टअप बना करके और वो कंपनी चला रहे हैं। तो ये एक मैं बताना चाहता था। जहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे हम आगे आने वाले समय में हम विस्तार करने वाले हैं। अकादमिक ब्लॉक और कुछ और नई चीज़ें, हम सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, एक नया रिसर्च सेंटर, हॉस्टल्स, ऑडिटोरियम, अलग से कुछ और सेमिनार रूम, और जो 4 ईयर में रिसर्च प्रोग्राम है वहाँ टीचर्स को अलग से बैठ करके अपने विद्यार्थी के मेंटरिंग के लिए, रिसर्च के लिए स्थान हम दे सकें, कुछ कॉमन स्पेस, कुछ केबिन्स हम दे सकें, ये हमारा आगे का प्रयास है। साथ ही स्पोर्ट्स को लेकर के भी हम काफ़ी संजीदा हैं
और मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में कुछ और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मैं कॉलेज में बढ़ा सकूं। ओके सर। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आपका पॉजिटिव रिएक्शन देखकर काफ़ी अच्छा लगा, तो और कुछ भी सुनना चाहेंगे हम एआई को लेकर। तो कुछ ऐसा बताइए कि क्या कुछ प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं एआई को लेकर? बिल्कुल लिए जा रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि मैंने 2-3 वर्कशॉप तो अपने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कराया, ये एआई का इस्तेमाल कैसे करें, क्या फ़ायदा है। चूँकि जब एआई चलन में आया तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे और लोगों के दिमाग में था कि पता नहीं हमारी टीचिंग तो नहीं खा जाएगा, हमारी क्लासरूम टीचिंग तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, या कहीं हमारी जॉब पे तो संकट नहीं आएगा। दरअसल संकट उनके लिए आता है जो समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करते हैं। जी। टीचर का काम ही है कि टीचर अपने आप को रीथिंक करे, इनोवेट करे और हम समय के साथ अपनी पद्धतियों को बदले। और अगर वो बदलता है तो कहीं कोई चुनौती नहीं आती है शिक्षक के स्तर पे भी। तब रही बात कि आप आज कोई भी असाइनमेंट दें या कोई भी आप बच्चों को कुछ लिखने के लिए दें, फटाफट बच्चे चैट जीपीटी पे करके ले आते हैं। अब वहाँ ये समझाना है उनको कि केवल उस मशीन पे आश्रित मत बनो, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और जो 20% या 25% ही अलाउड है एआई का इस्तेमाल, उसकी सीमा को रखो और उसका इस्तेमाल तुम सही ढंग से कैसे कर सकते हो इसको करो। लेकिन बहुत सारे काम इससे आसान भी हो गए हैं, वो हम कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी भी कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए एआई फॉर ऑल, मेरा एआरएसडी का मॉड्यूल आगे ये होगा, ये एआई फॉर ऑल, सबके लिए एआई कितना सबके काम में कितना सरल कर सकता है, कितनी मदद कर सकता है, हम इस पे काम करना चाहते हैं। और इसीलिए हम सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हम बनाने जा रहे हैं और उसके तहत हम मिलकर के काम करेंगे। ओके सर। सर, स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक्स और टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि स्ट्रेस, कंपटीशन और करियर अनसर्टेनिटी जैसे चैलेंजेस का भी सामना करते हैं। ऐसे में एआरएसडी कॉलेज स्टूडेंट वेलबींग और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? देखिए, मेंटल स्ट्रेस और मेंटल वेलबींग हमारे बिल्कुल फोकस में है, क्योंकि आज से नहीं पिछले 10 साल से एक हमारे यहाँ मेंटरिंग का सिस्टम है, जिसमें हर टीचर के साथ 20 से 25 विद्यार्थी होता है, जिसकी मेंटरिंग आपको करनी होती है, नंबर 1। दूसरी बात है, एक हमारे यहाँ सोसाइटी है होप, जो मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे काम करती है, और उसमें हमारा 2 संस्थाओं के साथ एमओयू है। एक आदित्य बिरला ग्रुप के साथ है और एक रेखी फाउंडेशन के साथ है। ठीक है, 2 हमारे वैक के कोर्स हैं जो कि हैप्पीनेस को लेकर के हैं, जो मेंटल हेल्थ को लेकर के हैं। एक तो वो साइंस ऑफ हैप्पीनेस है और आर्ट बीइंग द हैप्पीनेस। तो ये 2 कोर्स हैं जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये हमारे पास काउंसलर भी है उस काम के लिए, हम काउंसलर भी हमने रखा हुआ है जो सप्ताह में 3 दिन आता है और उसको। लेकिन जो मेंटरिंग होती है और टीचर खुद अपने साथ जो 15 या 20 विद्यार्थी उसके साथ होते हैं, उसकी अगर कोई व्यक्तिगत या उसके पढ़ाई से रिलेटेड या उसके पर्सनल कोई भी समस्या है, तो हम उसकी भी बातचीत करके उसकी काउंसलिंग करके, और अगर उसको सीरियस कंसर्न है तो उनको पेरेंट्स को बता करके कॉन्फिडेंस में लेकर के, या चिकित्सकीय सलाह की आवश्यकता है तो उसको हम मुहैया कराते हैं। एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने जो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ जो एक एमओयू किया है, उसमें हम 100 बच्चों को हर साल ट्रेन करते हैं और वो 100 बच्चे बाकी बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो एक तो कॉलेज के स्तर पे हम ये करते हैं कि हमने टीचर ने किया, स्टूडेंट 100 वॉलंटियर हमने तैयार कर लिए उसी में, और उनको ट्रेनिंग दी। उनका पूरा वर्कशॉप हम 1 वीक का कराते हैं, उनको ट्रेन कर देते हैं कि तुमको इस तरह से लोगों का सर्वेक्षण करना है, उनकी समस्याओं को पता करना है, हमें बताना है, और वो कुछ बच्चों को और ट्रेन कर देते हैं। तो एक चेन बन जाता है। फिर हम इसको थोड़ा बाहर ले जाते हैं। ये तो कॉलेज के लेवल पे हुआ, बाहर हम कहाँ ले जाते हैं? हमने जैसे बगल में एक झुग्गी को अडॉप्ट कर रखा है, तो वहाँ अगर कुछ इस तरह के जो बच्चे हैं, जो नेग्लेक्टेड हैं, जो ड्रग एब्यूज़ के शिकार हो गए हैं, जो नशा करते हैं,
तो हम उनको कैसे उनमें सुधार ला सकते हैं, ये हमारे बच्चे उसमें भी मददगार होते हैं। या किसी को नशा की आदत है, किसी के घर में कोई आदमी शराब पी करके आकर के मारपीट करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की ज़रूरत है, तो वहाँ भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, उनको बताना और यहाँ से वॉलंटियर्स को ले जाकर के वहाँ काम करना, हम ये भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग का काम केवल अपने कर्मचारी के लिए, अपने शिक्षक और अपने विद्यार्थी के लिए है, वो समाज में भी जा कर के उसको हम कितना अफेक्टिव रूप से प्रभावित कर सकते हैं या लोगों को छू सकते हैं, हम उस पर भी काम करते हैं। सर, इसी विषय में आपको स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कितना एक्टिव देखने को मिला? नहीं, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन तो मुझे काफ़ी एक्टिव लगा जी। और जब वो ट्रेंड हो जाते हैं बच्चे तो बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, मैं आपको बताऊं जी। बच्चा मेरे पास आ जाता है कहने, वो अपने पेरेंट को नहीं बता रहा होता है। और जब मैंने पूछा कि तुमने क्यों नहीं बताया, तो बोला कि नहीं, ये प्रॉब्लम मेरे पास 12th में भी था और मैंने अपने फादर को बताने की कोशिश की तो उन्होंने सुना नहीं। तो हमने उस तरह के प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट किया है और फिर उसकी काउंसलिंग कराई, फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया, माता पिता को बुलाया और यहीं बुला करके बैठ करके उस बच्चे से भी बात की, उनके माता पिता से बात की और मैंने कहा कि आपने इग्नोर क्यों किया? अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके काउंसलिंग की जरूरत है या मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो आप वो करिए। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उसमें उसके माता पिता में से एक व्यक्ति मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे, तो और एक ही बच्चा। तो इस तरह की भी गलतियां अभिभावक कर देते हैं, पेरेंट्स कर जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है और खुशी है कि हमने जो अपना इकोसिस्टम बना रखा है उससे हमने उस प्रॉब्लम को पकड़ लिया जो प्रॉब्लम उसके माता पिता, बच्चा हमारे पास कितने 4-5 घंटे आता है, 18 से 19 घंटा तो अपने घर में बिताता है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए थे। वो बीच में कॉलेज भी नहीं आ रहा था, घर पे ही रहता था, क्लास नहीं करता था। उन्होंने ये जानना भी मुनासिब नहीं समझा कि क्या कारण है। हमने वो सारे रीजन यहाँ बैठ करके निकाले और उसको समझ करके निकाला। तो ये मैं इसलिए मानता हूँ वो इकोसिस्टम जो हमारा बना है कॉलेज में, हमारे टीचर्स के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ, और जो स्टूडेंट को हमने जो ट्रेंड करके वॉलंटियर बनाया है, वो इस तरह की समस्याओं को ढूंढने में सफल हुए और हम इस तरह की समस्या का निदान कर पाए। तो ये मुझे खुशी है। सर, ये सब जानकर सच में काफ़ी अच्छा लगा। अब आपके लॉन्ग टर्म विजन की भी बात करते हैं, तो एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन और बदलते एकेडमिक लैंडस्केप को देखते हुए आने वाले 5 से 10 सालों में आप एआरएसटी कॉलेज को किस रूप में देखते हैं? क्या स्टूडेंट्स किसी नए एकेडमिक रिसर्च या इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 5 से 10 सालों में? देखिए, हर संस्थान जो हर उच्च शिक्षा का संस्थान है वो अपने 5 साल का 10 साल का निश्चित रूप से गोल बनाता है और मेरा भी गोल है। अगले 5 साल में मैंने भी एक फिक्स किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना के स्तर पे मैं काफ़ी कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगा। जैसे अब सभी कॉलेजेस स्मार्ट क्लासरूम बनाने या ई फैसिलिटी करने, बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन उसमें और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रिसर्च सेंटर या सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट का सेंटर, इनोवेशन के लिए और जगह, और जो एड ऑन कोर्स हैं, कुछ और सर्टिफिकेट कोर्स, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, जो स्किल कोर्स हैं, जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि 2 तरह से हमारा विद्यार्थी निकले, एक जिसको उच्च शिक्षा में जाना है या जिसको रिसर्च में जाना है उधर जाए, दूसरा जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो अपना जॉब सीकर ना हो, जॉब प्रोवाइडर हो तो वो बने, और तीसरा जो जॉब लेना चाहता है चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, वो बिल्कुल फोकस्ड हो और वो उसके लिए वो एम्प्लॉयबल ज़्यादा कैसे हो सकता है, रोजगार परक शिक्षा उसको मिले ताकि उसको अधिक से अधिक रोजगार मिले। तो इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है हम अगले 5-7 साल में उसको करने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा चेंज होगा, परिवर्तन होगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन सब काम का अवसर हमको है।
हम ये सारा काम जो मैंने आपको कहा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको इस काम को करने का अवसर देता है। और मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा में जो ये सकारात्मक बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आया है, इससे आगे आने वाले समय में जो अभी की युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, जो देश को आगे चल कर के ये युवा पीढ़ी नेतृत्व देगी, मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। और जिस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं उच्च शिक्षा केंद्र को बदलने का, ट्रांसफॉर्म करने का, जो मैं भी सोच रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए, अगर ये फलीभूत होता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। बेस्ट विशेस टू यू सर। थैंक यू सर, हम अक्सर कहते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं, लेकिन क्या किसी स्टूडेंट के साथ हुआ कोई इंटरेक्शन या कैंपस का कोई इंसिडेंट ऐसा रहा है जिसने आपको पर्सनली इंस्पायर किया हो? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो, ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा मानता हूँ लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, सीखना पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। और सिखाने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो गुरु भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके समकक्ष, आपके सहयोगी भी हो सकते हैं, और आपका कोई विद्यार्थी भी हो सकता है। तो कोई भी जो आपको कुछ नई बात कह जाए, सिखा जाए, जो आपके दिल को छू जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी सीख होती है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं एक घटना का बयान नहीं करना चाहूँगा, बल्कि बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें बहुत सारे आइडिया, अच्छा मैं काफ़ी थोड़ा ओपन रहता हूँ इस मामले में। अगर कोई विद्यार्थी या 4-5 विद्यार्थी कोई प्रपोजल लेकर के, प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि कॉलेज में ये बदलाव होना चाहिए, तो मैं उनसे बैठ के बात करता हूँ, मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको नकारता नहीं हूँ। अगर मुझे वो लगता है कि ये करने लायक है तो मैं उसको ज़रूर करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए तो मेरी लर्निंग, मुझे लगता है कि जीवन के अंतिम समय तक चलेगी, और कोई भी सिखा जाता है और कई बार विद्यार्थी भी सिखाते हैं। जी, तो सर फाइनली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के दौरान आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का हिस्सा बनने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरा संदेश यही है कि वे सभी विद्यार्थी जो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का हिस्सा बनने वाले हैं या एडमिशन ले रहे हैं यहाँ, वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में दाखिला मिलना आसान नहीं है। तो और जिस तरह से रैंकिंग को देख करके या जो गुणवत्ता है उसको देख करके अगर विद्यार्थी कॉलेज को टारगेट करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें हम लोग अब टॉप 10 कॉलेज में भारत के अंदर आते हैं। तो यहाँ अगर किसी विद्यार्थी को एडमिशन का मौका मिलता है या वो हमारा हिस्सा बनता है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ जो आगे आने वाला 4 साल उसका यहाँ बीतेगा, वो बहुत ही अच्छा होगा, और उसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत सुखद होगा। बहुत सारी लर्निंग एक साथ उसकी होती है, क्लासरूम में टीचर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, विभिन्न डिफरेंट सोसाइटीज़ में होती है, और कॉलेज के एटमॉस्फेयर में होती है। बहुत सारी उसकी लर्निंग एक साथ चलती है। और यहाँ से जो विद्यार्थी 4 साल करके या 3 साल करके जब यहाँ से निकलेगा, तो वो केवल एक डिग्री लेके नहीं जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में विद्यार्थी के सर्वांगीण और संपूर्ण विकास की संकल्पना के साथ काम करते हैं, जहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, जहाँ एक तरह की इंक्लूसिविटी, सबको लेकर के साथ चलने की प्रवृत्ति है, जहाँ कमज़ोर से कमज़ोर पायदान पर भी जो विद्यार्थी है उसके लिए भी जो सर्वोत्तम करने की इच्छा हमारी रहती है। तो वो विद्यार्थी जो यहाँ हमसे जुड़ेंगे वो निराश नहीं होंगे, उनको उनके लिए बहुत सुखद और खुशनुमा माहौल होगा, और बहुत कुछ सीखने का अवसर होगा। और 3 साल या 4 साल बाद वो केवल एक डिग्री लेके नहीं जाएंगे, बल्कि इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन के निकलेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड स्पीकिंग विद अस। वी आर डन विद द इंटरव्यू। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और अपने व्यूअर्स से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट या क्यूरियोसिटी हो, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए फॉलो पॉली चर्चा एंड थैंक यू।